2020 का आज सेट 6 करेंगे। इसमें पहला सवाल देखो, पहले का क्या है, प्रायिकता से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो ये करना नहीं है हमें। पहले का खा वो भी बहुपद का है, इसको भी नहीं करना है क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है दोनों ही। ग करेंगे, tan a बराबर 4/3 है तो cos a का मान बताना है। इसमें ग, पहले का ग, tan a बराबर 4/3 तो तुम्हें cos a का मान बताना है। cos a बराबर क्या होगा, तो पता है cos a क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे क्या है, लंब बटे आधार है ये, है ना। तो तुम्हें क्या निकालना है, ये लंब बटे आधार है तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, सूत्र लगाएंगे। और यहाँ पे लंब बटे आधार है तो लंब आधार कितना है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और लंब का स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो 25 आएगा। 25 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या आ जाएगा, कर्ण बराबर आ जाएगा 5, है ना। तो यहाँ तो डायरेक्ट हमें चाहिए, वैसे जब स्टेप में करोगे तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि लंब कितना है। यहाँ पे लंब बराबर 4x लिखना, 4 मत लिखना। जब भी निकालने के लिए अगर आएगा, जब जहाँ पे स्टेप लिखना होगा तो 4x लिखा करो, 4 मत लिखा करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ स्टेप तो लिखना नहीं है, तो कुछ भी लिख लो रफ में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आएगा भाई, ठीक है। तो कर्ण कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 अब चाहिए, cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार तो यहाँ पता ही है 3 है, तो और कर्ण निकाले हो 5, तो 3/5। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 3/5, सेकेंड ऑप्शन सही है इसमें। अब इसी का घ देखो क्या है, पहले का घ चित्र दिया हुआ है और निर्देशांक बताने हैं। तो चित्र में साफ साफ दिख रहा है कि पूछ रहा है कि बिंदु P के निर्देशांक क्या हैं। ये हम क्वेश्चन लगाएंगे तो देख लेना, आप चित्र बनाने की क्या ज़रूरत है ना। तो इस चित्र के अनुसार पॉइंट P का निर्देशांक है -3 और -2, क्योंकि 3 भी x की तरफ है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है, ठीक है। वो चित्र बनाएंगे तो तुम देख सकते हो, इस तरह से बना है। अगर रफली बना दे तो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे -1 -2 और -3, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बस ऐसे ही बना हुआ है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है देखो 1 2, कोई मतलब नहीं है इसका। यहाँ से ऐसे करके यहाँ P बनाया गया है और P का निर्देशांक पूछा जा रहा है। तो क्या आ रहा है बताओ, यहाँ से अगर गिनोगे तो P क्या आ रहा है, x -3, और y क्या आ रहा है -2, है ना, -2। तो -3, -2, तो थर्ड ऑप्शन है ये, तो घ का हो गया थर्ड, ठीक है। अब अंगा में देखो क्या कह रहा है, चित्र बना है यहाँ पे एक का अंगा, यहाँ त्रिभुज बना हुआ है इस तरह से। अब त्रिभुज में यहाँ पे एक समांतर रेखा है BC के समांतर, ऐसा कहा गया है, समांतर रेखा है PQ, ठीक है। सवाल में कह रहा है त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ, आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। समांतर रेखा है तो हमें क्या मिल रहा है बताओ, ये सब संगत कोण हुए ना, ये दोनों संगत कोण हुए, Q और C, और P और B, और ये दोनों त्रिभुज का कॉमन है ना, उभयनिष्ठ, छोटे वाले का भी है और बड़े वाले का, तीनों कोण बराबर हैं। तो ये दोनों त्रिभुज, छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। तो त्रिभुज APQ और त्रिभुज ABC समरूप हैं। और तुमसे पूछ क्या रहा है, तुम्हें बताना है PQ अनुपात BC दिया हुआ है, PQ अनुपात BC बराबर 1/3, ये दिया हुआ है। और तुम्हें बताना है AP अनुपात PB तुम्हें बताना है। तो AP/PB, अब इसमें क्या करोगे, कुछ तो पता नहीं है तुम्हें, कैसे बताओगे। अगर ये दिया होता यहाँ कुछ कि ये AQ और QC दिया होता तो हमें मालूम था कि AP/PB बराबर AQ/QC होता है ना, अगर रेखा समांतर खींची गई है तो, पर ऐसा तो दिया ही नहीं है। तो क्या करें हम लोग, यहाँ पे अगर समरूप हैं तो हमें मालूम है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो हमें ये मिल रहा है कि AP/AB बराबर PQ/, सब मिलेगा कि नहीं अगर समरूप है तो, है ना।
त्रिभुज ए पी क्यू और ए बी सी समरूप है तो ए पी बटे ए बी संगत भुजा है। ए पी किसकी है? छोटे वाले की, और ए बी बड़े वाले की, बराबर ए क्यू बटे ए सी, ए क्यू बटे ए सी बराबर पी क्यू बटे बी सी, ऐसा है ना। और पी क्यू बटे बी सी तुम्हें दिया हुआ है, इसका मतलब ए पी बटे ए बी बराबर ए क्यू बटे ए सी बराबर पी क्यू बटे बी सी, मतलब 1/3। समझाने के लिए कर रहे हैं, ये सब रफ में करोगे। अब तुम्हें चाहिए क्या? ए पी बटे पी बी चाहिए, जबकि तुम्हें मालूम क्या है? ए पी बटे ए बी मालूम है। ए पी बटे ए बी मालूम है 1/3 है, क्योंकि सारे अनुपात बराबर होते हैं समरूप त्रिभुज के, है ना। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, ये लिखा गया है। अगर बराबर होते हैं तो लेकिन तुम्हें ये तो चाहिए ही नहीं ना, ए पी बटे ए बी नहीं चाहिए, ए पी बटे पी बी चाहिए, ये ए पी बटे पी बी चाहिए। तो कैसे निकालें? तो यहाँ पे हमें करना ये है कि हम निकालेंगे, देखो क्यों निकाल रहे हैं अभी समझाते हैं। पहले देखो ए बी बटे ए पी हम निकालेंगे, ए बी बटे ए पी, ठीक है, ए बी बटे ए पी, इसका उल्टा तो क्या आएगा? क्योंकि ए पी बटे ए बी 1/3 है, तो ए बी बटे ए पी क्या आएगा? 3/1 आएगा। अब इस तरह क्यों किए हैं? क्योंकि हमें चाहिए, देखो कैसे जो चाहिए वो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? देखो ए बी बटे ए पी में से अगर हम ए पी यहाँ पर हम माइनस कर दें, माइनस ए पी, ठीक है, -1, माइनस ए पी नहीं, -1, और यहाँ किए हैं तो इधर भी करना पड़ेगा। अगर यहाँ गुणा किए हो तो इधर भी गुणा करना पड़ता, और भाग करते उधर भाग करना पड़ता। उसी तरह माइनस किए हैं तो उधर पे भी माइनस करेंगे, ठीक है। अब माइनस करने से हो क्या रहा है? ये लासा होगा ए बी अपॉन ए बी माइनस ए पी पूरे का बटे ए पी आया, ठीक है, ऐसा आया। अब बताओ ए बी माइनस ए पी क्या होता है? यहाँ से देख के बताओ, ए बी में से अगर ए पी घटाओगे तो क्या आएगा? अब यहाँ घटाओ, 3 में से 1 गया, 3/1 है तो 3 ही है ना, ये 3 में से 1 गया, 2/1 आया, ठीक है। अब बताओ ए बी माइनस ए पी क्या आएगा चित्र से? ए बी में से अगर ए पी घटाओगे तो पी बी आएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं बी पी या पी बी, तो यहाँ लिख देंगे पी बी बटे ए पी बराबर 2:1। आ गया ना जो चाहिए था, बस उसको उलट दो। यहाँ आया है पी बी बटे ए पी और यहाँ क्या निकालना है? ए पी बटे पी बी, तो उलट दो, तो क्या आ जाएगा? 1:2। तो इससे पता चलता है कि ए पी बटे पी बी बराबर 1/2 आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा 1/2। तीसरा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। ये समझाने के लिए है, तुम्हें इतना करना होगा रफ में, जल्दी से निकाल लेना है, ठीक है। और ये जो घटाते हैं, घटाते क्यों हैं? घटाने से क्या होता है कि अगर कोई अनुपात दिया है और दोनों में से घटा दोगे तो दोनों का अनुपात उतना ही आएगा। अगर दो अनुपात बराबर हैं और बराबर चीज घटाओगे तो भी दोनों अनुपात बराबर ही रहेंगे, जोड़ोगे तो भी बराबर ही रहेंगे, गुणा करोगे दोनों में तो भी अनुपात बराबर ही रहेगा। तो वही उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाया गया है कि अगर हम कुछ घटा देते हैं दोनों में तो भी वो अनुपात बराबर ही रहेंगे, वही लगाया है, तो ये बन गया, ठीक है। चलो अब अगला करेंगे, इसमें चा का कह रहा है दूसरे के काम में 2 सिक्कों को उछाला जाता है, तो ये प्रायिकता का सवाल है, ये करना नहीं है। खा करेंगे, 2 समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां दिया हुआ है, 3 और 4 हैं, उनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जैसे 2 समरूप त्रिभुज अगर हम यहाँ बनाते हैं और एक समरूप त्रिभुज ये है ABC मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं AD है, और दूसरा समरूप त्रिभुज एक और बनाया, इसको PQR मान लिया, PQR, और इसको मान लो S है। तो अब तुम देखो क्या कह रहा है, अगर ऊंचाई बोल रहा है तो ये ऊंचाई है ना, तो ऊंचाई तो 90 डिग्री पे होती है ना, ये ऊंचाई तुमको दिया हुआ है।
ठीक, तो तुम यहाँ से देख सकते हो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं तो समान अनुपात में होती ही हैं, है ना, लेकिन ये आधार के साथ भी भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। कैसे? जैसे अगर हम ये बोलें ए बी अपॉन ए डी बराबर पी क्यू अपॉन पी एस बी बराबर ही आएगा। मतलब अगर हम, क्योंकि समरूप त्रिभुज है तो हमें मालूम है ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर, ये होता है। लेकिन ये भी होगा कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एस भी है। कैसे? इन दोनों त्रिभुजों को देखो, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, क्योंकि बड़े वाले समरूप थे तो बी और क्यू तो बराबर ही है ना, और बी और क्यू बराबर हैं तो ये छोटे वाले में दो कोण बराबर मिल गए, इसका मतलब छोटे वाले भी आपस में समरूप हैं। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एस बराबर बी डी बटे क्यू एस आएगा कि नहीं? समरूप त्रिभुज। अब पता नहीं तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ पढ़े होगा तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, पहला त्रिभुज समरूप है तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण डी बराबर कोण एस। क्यों बराबर है? क्योंकि 90 डिग्री है। तो इससे हमें मिल जाएगा त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एस के, त्रिभुज पी क्यू एस के। ठीक, जब बराबर हैं, समरूप हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकी संगत भुजाएं भी समान अनुपात में होंगी। दैट मीन्स ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एस, है कि नहीं? लाइन से लिखो, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एस, बी डी बटे क्यू एस बराबर ए डी बटे पी एस। तो ए डी बटे ये पी एस आ गया। ठीक, अब ए डी बटे पी एस तुमको दिया हुआ है, क्योंकि ए डी और पी एस दिया हुआ है, यहाँ दे लिख देंगे, दिया है। क्या दिया है? ऊंचाई, पहले त्रिभुज की ऊंचाई ए डी बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर, और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई पी एस बराबर ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, है ना, बराबर 3/4। अब बताओ, आया नहीं ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एस, है ना, तो हमें मालूम है। तो अब हम जानते हैं प्रमेय द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्षेत्रफलों का अनुपात होता है भुजाओं के अनुपात के वर्ग के। तो भुजाएं यही है ना, ए बी बटे पी क्यू, तो ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू का स्क्वायर, और ए बी बटे पी क्यू का मतलब ए डी बटे पी एस, यानी ऊंचाइयां बराबर ए डी बटे पी एस का स्क्वायर, और ए डी बटे पी एस दिया हुआ है 3/4, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 9/16, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ कटेगा, नहीं कट रहा है, 9:16, तो इस आंसर हो जाएगा 9:16। सही है, आया है, आंसर चेक कर लो। में देखो क्या है, sin 3a बराबर cos a माइनस 26, तो a का मान बताना है, ये तो कर ही लोगे। sin 3a बराबर cos a माइनस 26, a माइनस 26, तो तुम्हें a का मान बताना है, मालूम ही है ना, इसको भी cos बना लें, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 3a, तो ये अभी भी साइन ही है, तो बराबर cos a माइनस 26। तो अब दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात समान हो गया, तो कोणों की तुलना कर सकते हैं। तो 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। अब इधर गया 4a आ गया, ये -3 है तो प्लस a में 4a हो गया, -26 इधर आके 90 प्लस 26 हो गया, तो कितना हो गया 116। तो 4a बराबर हो गया 116, तो a बराबर 16 को भाग देंगे, 4 दूनी 8 और 3 4 9 36, तो a बराबर 29, ये आंसर हो गया। अगला करेंगे घ, इसी का घ है, दूसरे का घ।
तो देखो इसमें भी वही करना है, साधारण सा सवाल जो बार बार कर रहे हैं। 96 और 404 का मासा ज्ञात कीजिए गुणनखंड विधि द्वारा, और फिर लासा ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि का मतलब है इसको क्या करें हम लोग, गुणनखंड करें। 96 का गुणनखंड करो और 404 का करो, तो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूने 4, 2 चौक 8, ये 12, 6, 3 और 1, ठीक है। तो 96 का गुणनखंड आ गया 2, कितनी बार, 1 2 3 4 5, पांच बार है ना। और 404 का, 404 का कर लो, 2 0 2, 2 0 2, 2 एकम 0, 2 एकम 2, अब 101 तो अभाज्य संख्या है, तो 101 एकम 101 हो गया। अब 404 बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 101। तो मासा क्या होता है, जो दोनों में हो उसको लेके गुणा कर देंगे। तो मासा बराबर 2 गुणे 2, कितना आ गया, 4 आ गया, मासा 4 आया। अब तुम्हें क्या पूछ रहा है, लासा ज्ञात करो। तो लासा के लिए सूत्र लगा देना है ना, मासा गुणे लासा बराबर संख्याओं का गुणनफल 96 गुणे 404, 96 गुणे 404। अभी तुमने मासा निकाला 4 आया है, अब लासा चाहिए। तो 96 गुणे 404 को भाग दे दो तो ये आ जाएगा लासा। तो 96 गुणे 404 बटे 4, अब 4 से काट दो तो ये कटेगा 4 से, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 0, 4 एकम 4 है ना। तो 101 और 96 गुणा कर लो, 101 गुणे 96, तो ये तुम्हारा आ जाएगा लासा आंसर, ठीक है। बस गुणा कर लो, हो गया, ठीक। अगला करते हैं तीसरा है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। ये समांतर श्रेणी का सवाल है, ठीक है। तो ये नहीं करना है हम लोगों को, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ख वाला करेंगे। ज्ञात कीजिए 637/7280, 637/7280 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो हर का गुणनखंड यहाँ पर कर लिखेंगे। हर का गुणनखंड करने पर, तो करो हर का गुणनखंड, कितना आएगा, 7 2 8 0, 2 तिहाई 6, 2 छक 12 और 2 चौक 8 0, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 2 4 0, 2 9 18 1 0, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, अब 5 5 5 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 एकम 5, फिर 7 से कटेगा, 7 13, फिर 13 से कटेगा 1। तो हर का गुणनखंड क्या आ रहा है, लिख देंगे। अतः फिर से यही संख्या 637/7280 बराबर 637 अपॉन, अब गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 2 की घात कितनी है, 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणे 5 की घात 1, 5 की घात 1 और 7 की घात 1 और 13 की घात 1। तो क्या दिख रहा है, कब हम कहते हैं कि शांत होगा, जब केवल 2 आए या 5 आए, या 2 और 5 में से कोई एक आए या दोनों आए ना, या केवल 2 या केवल 5 या दोनों आए लेकिन कोई और ना आए तो शांत होता है। तो यहाँ 7 और 13 भी आ रहे हैं, अतः ये अशांत दशमलव है, ठीक है। तो यही बात लिख देंगे, क्योंकि हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त 7 और 13 भी आते हैं, अतः यह एक अशांत संख्या है, अशांत दशमलव है। और दशमलव प्रसार शांत होगा ऐसा ना अपने उत्तर, बस यही लिख देना, कारण हो गया, ठीक है। तो अगला करेंगे तीसरे का ग। अब देखो यहाँ पे ये आंकड़ा दिया गया है और इसका माध्य भी दिया है, समांतर माध्य दिया हुआ है इसका, इस आंकड़े का समांतर माध्य दिया गया है। समांतर माध्य बराबर 21.5, 21.5 दिया है। तुम्हें के का मान बताना है, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी के आ रही है बारंबारता, वो तुम्हें निकालना है, ठीक है। ये आंकड़ा है
तो क्या करें, हमें मालूम है समांतर माध्य ये तो वर्गीकृत आंकड़े हैं नहीं, तो अगर अवर्गीकृत हैं तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो पहले हम सिग्मा एफ आई निकाल लें। 6 4 10, 10 और 5 15, 15 प्लस के, तो क्या आया यहाँ पे 15 प्लस के आया। और यहाँ एफ आई एक्स आई करना है, तो एफ आई एक्स आई गुणा करो, कितना हो गया 30, 60, 75, यहाँ 35 के और यहाँ पर 90 हो गया। सिग्मा एफ आई एक्स आई जोड़ेंगे तो कितना आ गया, ये 90 90 है ना, 180, 180 और 70 कितना 255, 255 प्लस 35 के, ये थोड़ी जुड़ेगा है ना, ये तो ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे रखेंगे समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई है ना, बराबर 21.5 ऐसा है। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई यहाँ आ चुका है 255 प्लस 35 के बटे सिग्मा एफ आई 15 प्लस के, ठीक है 15 प्लस के ही आया ना, तो 15 प्लस के बराबर 21.5, उसको उधर भेजेंगे। 21.5 से गुणा होगा 15, गुणा करके देखो कितना आ रहा है 255 प्लस 35 के बराबर 21.5 से गुणा होगा 15 प्लस के। अब इसको गुणा करो कितना आया 322.5 आया, और इससे वही रहेगा प्लस 21.5 के। अब के को के की तरफ, संख्या को संख्या की तरफ, तो 35 के माइनस यहाँ आ गया, हाँ एक बार लिख लेते हैं या डायरेक्ट करें, ये यहाँ पे ले आते हैं अभी है ना अगली लाइन में, तो 255 प्लस 35 के, अब इधर लाओ तो 35 के माइनस 21.5 के घटा लो, और ये 255, हाँ यहाँ 322 कितना आ रहा है 255 यहाँ घटा लो इसमें से 22.5 में से, तो ये आया 13.5 के, और इधर घटा लो 67.5 आ गया। अब इससे भाग दे दो वहाँ पे तो के मिल जाएगा है ना, यहाँ तक आ रहा है नीचे, तो के बराबर निकालोगे अगर यहाँ तो 67.5 को भाग देगा 13.5, तो आंसर आ जाएगा 5, तो के का मान हो गया 5, ठीक है यहाँ से के निकल गया। अगला करें, देखो तीसरे के घ में क्या कह रहा है, घड़ी के मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर है, घड़ी के मिनट की सुई दी हुई है 14 सेंटीमीटर, तो इस वृत्ताकार मार्ग की ये त्रिज्या हो गई है ना। अब ये क्या कह रहा है, 1 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से जब ये 1 मिनट खिसकेगी तो त्रिज्यखंड बनेगा कि नहीं, मान लो यहाँ आ गई तो ये त्रिज्यखंड बना, मान लिया 1 मिनट है, वैसे 5 मिनट दिख रहा है लेकिन समझाने के लिए बड़ा बनाया है, तो ये त्रिज्यखंड बन गया ना यहाँ से यहाँ तक 1 मिनट। लेकिन ये कोण कितना बड़ा ये बना ये तुम्हें बताना पड़ेगा, तो तुम्हें मालूम है कि 60 मिनट में कितना बनाती 360 बनाती है ना, पूरा घूम जाती 60 मिनट में। अगर यहाँ से चली है तो 60 मिनट के बाद फिर यहीं पहुँच जाएगी ना, मिनट वाली पहुँचेगी, तो 60 मिनट में बनाएगी यहाँ पर कितना कोण 360 है ना, पूरा 360 बनाएगी। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो लिख लेंगे चूंकि मिनट की सुई 60 मिनट में, चूंकि मिनट की सुई 60 मिनट में बनाती है कितना कोण 360 डिग्री, इसलिए 1 मिनट में बनाएगी 360 बटे 60, 6 छंग 36, 6 डिग्री का कोण, 6 डिग्री, ठीक है। अतः केंद्रीय कोण O, हाँ लिखेंगे त्रिज्या, यहाँ लिख लेंगे त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या बराबर मिनट की सुई की लंबाई बराबर 14 सेंटीमीटर। केंद्रीय कोण, त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण या दैट मीन्स थीटा, थीटा बराबर 6 डिग्री, और अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360
पाई आर स्क्वायर, पाई का मान दे रहा है 3.14, तो रख देते हैं। थीटा मतलब 6, 360 22 3.14 और आर कितना लेना है हम लोगों को 14, 14 गुणे 14, यहाँ से काट लो 6 छंग 36, 60 आ गया। और कुछ कट रहा है, 2 से कटेगा, 2 30 और 2 7, फिर 2 15 और 2 7, 4 3 7 1 8 सब कटेगा नहीं, अब हो गया। अब सब गुणा करो, 3.14 गुणे 49 बटे 15, अब इसको गुणा करके भाग दो, कितना आ रहा है 3.1, गुणा करने में कितना आया 49 और 3.14, गुणा तो सही कर लो। अब इसके बाद ये आंसर हो जाएगा इसका 153.86, उसको भाग दो 15 से, 10.25, ये आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्षेत्रफल है। चलो नेक्स्ट करते हैं। काम में देखो क्या कह रहा है, 4.2 वाले त्रिज्या दी है, धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन बनाया गया है। बेलन की ऊंचाई तो तुम्हें मालूम है आयतन नहीं परिवर्तित होता, जो जो दिया है वो करेंगे। क्या दिया है, गोले की त्रिज्या 4.2, मान लिया गोले की त्रिज्या, लिखोगे गोले की त्रिज्या r बराबर 4.2 सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन कितना हो गया, गोले का आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे आर क्यूब की वैल्यू तो रख सकते हो यहाँ पे, और कितने 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 42, तो गुणे 4.2 का होल क्यूब, ये हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हल कर लो, 4/3 गुणे 22/7, यहीं पे करते हैं, 2 बार लिखने की क्या ज़रूरत है। तो ये हो गया 22/7 गुणे 4.2 गुणे 4.2 क्यूब है। तो यहाँ पे कट रहा है, काट लो, 7 एकम 7, 7 छंग 42, फिर यहाँ 3 से भी कट जाएगा, और 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1.4, तो बटे तो सारा हट गया, क्या क्या बचा, ये देखो गुणा करोगे तो ये क्या हो गया 88, है ना, और इधर गुणा करो 0.6, यही सब बचा है, 0.6 14 गुणे 1.4 गुणे 4.2, यही गुणा करो तो ये आ गया आयतन। तो ये हो गया गोले का आयतन। अब करते हैं बेलन का। हाँ चलो अभी रहने देते हैं, मे भी वहाँ कटे है ना, क्योंकि आयतन बराबर करना है। अब दिया है बेलन का आयतन, बेलन की त्रिज्या लिख लोगे पहले। मान लो बेलन की त्रिज्या को तुमने कैपिटल आर ले लिया, तो कैपिटल आर बराबर ये दिया हुआ है, बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन की ऊंचाई हमें निकालनी है ना, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, अब देखो यहाँ पे रहने देते तो पाई कैंसिल हो जाता। चलो अब रख दिए हो तो छोड़ो, 22/7 आर मीन्स 6 का स्क्वायर, 6 × 6 × h, ये हो गया बेलन का आयतन। अब क्या हुआ है, क्योंकि हमें मालूम है इसी को गोले को पिघला कर बेलन बनाया गया है, तो दोनों आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये बात लिख दोगे, क्योंकि गोले से बेलन बनाने में आयतन का परिवर्तन नहीं होता, अतः बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो ये आयतन बराबर लिखेंगे आगे से 22/7 गुणे 6 गुणे 6 गुणे h बराबर ये वाला संख्या पूरी, तो 88, 0.6, 1.4 और 4.2। तो यहाँ से दिख रहा है, 22 से कट जाएगा 4 बार में 88, है ना, 22 से कट गया,
और बाकी सब गुणा और भाग करो यहाँ पे। h बराबर 0.6, 1.4, 4.2 अपॉन 6 गुणे 6 और ये 7 यहाँ आकर गुणा हो गया, ये वाला 7। हाँ 4 भी है, चाहिए 4 भी है, 4 ये वाला 4 और बटे में क्या आएगा 6 गुणे 6 है ना। अब 6 गुणे 6 देखो इससे कट जाएगा ना 10 बार में, ये 10 आएगा जब इससे भाग दोगे तो। उसके बाद अब ये देखो 42, ये 42 है तो ये 6 से कट जाएगा, 6 सत्ते 42, 0.7 हो गया। और बस अब 10 रहने दो, 10 से दशमलव बढ़ा लेना, क्या क्या बचा 1.4, 0.7 और 28 है ना, 7 चौक 28। अब इन्हीं को गुणा करो, दशमलव 10 से दशमलव आगे बढ़ा दो तो कितना आया देखो, ये 0.98, 0.98 जल्दी से गुणा करो इसको, कितना आ रहा है 27.44। 28 तो ये पहले से भाग भी दे दिए क्या? भाग नहीं, केवल गुणा बताओ कितना आया। 0.98 है ये और 28 है, गुणा करके बताओ, आ गया h ऊंचाई आ गई इसकी। कितना आया गुणा करने पे? 27.44 आया। तो अब यहाँ 10 से भाग दे रहे हैं तो एक अंक पीछे आ जाएगा, 2.74 यह आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3, 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विविक्तिकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति बताइए। तो विविक्तिकर लिखेंगे, विविक्तिकर क्या है b² - 4ac, यही निकालना है तुमको, ये कितना आ रहा है। तो b मतलब है -4 लिख दोगे पहले, a क्या है, b क्या है, c क्या है, क्योंकि ये 2 नंबर का सवाल है तो लिख देना। तो b² - 4a, a भी 2 है और c 3 है, ये हो गया 16, 4 तिहाई 12 दूनी 24। तो क्या आ रहा है ये -8 आ रहा है, जो कि लेस देन 0 है, 0 से छोटा है। अतः मूल कैसे होंगे, मूल कैसे होंगे, ये विविक्तिकर का मान आया है -8, तो मूल कैसे होंगे बताओ? काल्पनिक होंगे, अतः मूल काल्पनिक हैं। बस हो गया, 2 नंबर के हो गए। अगला करेंगे ग। अब देखो ये सब जो दिया है ये आंकड़ा 140 से कम 4, 145 से कम 11, तो ये संचयी बारंबारता दी है। जब संचयी बारंबारता बनाते हो तो ये क्या है, कम प्रकार की संचयी बारंबारता। एक और बनती है अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता, है ना। तो जो भी अभी तक संचयी बारंबारता अभी तक सवालों में बनाए हो, कम प्रकार की बनाए हो, तो ये वही है कि 140 से कम पाने वाले कितने हैं, 4 हैं, तो वही उनकी फ्रीक्वेंसी होगी और वही संचयी बारंबारता भी होगी। अब 145 से कम मतलब इससे कम, तो ये वाले भी रहेंगे उसमें और बाकी जो हैं वो भी रहेंगे, तो कुल मिलाकर 11 हैं। इसका मतलब इसमें जो है उसको मिलाकर यहाँ पर आया है 11। तो फिर ये वाला कैसे मिलेगा, इसमें से इसको घटाओगे, है ना, इसमें से इसको घटाओगे तो 11 में से 4 गया 7, तो इसकी आ गई बारंबारता। 150 से कम संचयी बारंबारता, तो 150 से कम वाले में ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो जो भी आया वो इन दोनों का जोड़ के आया है और प्लस इसका वाला। तो ये वाला कैसे मिलेगा, फिर से जितना आया है, कितना आया है, ये 29 आया है, दिया है ना 155 से कितना दिया, 150 से कम, तो 150 से कम वाले में 29 हैं, तो ये कितना हुआ, इसमें से ये घटा दो, है ना, इसमें से क्या घटाओगे 11, हाँ ये पूरा 11 घटेगा, इसमें से 11 घटा दो, कितना आ जाएगा, हाँ 18। उसके बाद 40 है, 155 से कम वाले कितने हैं 40, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी
40 में से 29 घटा दो, हाँ 11 आ जाएगी। 160 फिर 155 से 160 कितने हैं, ये तो हो गया ना, 150 से 155, हाँ 155 से कम, ये हो गया। अब 160 से कम, 160 से कम कितने हैं, 46, तो ये कितने होंगे, 46 में से 40 घटाओ 6 है ना, ये 46 हैं। फिर 165 से कम 51 है, तो इसकी बारंबारता कितनी होगी, 51 में से 46 घटा दो, कितने आ गए, 5। इस तरह से बन गया ये आंकड़ा। अब तुम्हें करना है जो दिया है करो। तो क्या निकालना है हमें, L क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता ना, L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग कैसे निकलेगा, पहले यहाँ सब लिख लेंगे माध्यक वर्ग वगैरह जो है। माध्यक वर्ग कितना है, माध्यक वर्ग कौन सा है, n/2, n/2 तो कितना आएगा 51, 51 का आधा करोगे तो 25.5 आएगा, जो कि किस में आ रहा है, ये वाले में आ रहा है ना। तो इसी के सामने ये रहा माध्यक वर्ग। 145 से 155, 150, 145 से 150। अब L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, जो कि 145 है। CF क्या है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 11। F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता 18 है ना। H क्या है, वर्ग माप है, वर्ग माप 5 5 का आ रहा है, तो हो गया 5, वहाँ रख दो सारा और माध्यक निकाल लो। तो माध्यक बराबर हो गया L, L मीन्स 145 प्लस N मतलब n/2, हाँ n कितना है 51/2 माइनस CF मीन्स 11 और पूरे का बटे F मीन्स 18 गुणे H 5। अब हल करो इसको, कितना आ रहा है 145 प्लस इसमें से घटाओ 22 हुआ, 51 में से 22 गया, 51 में से 11 गया है ना, ये 11 दूनी 22, तो 51 में से 22 गया, कितना आया 22 घटाओ जल्दी से, 11 में से 2 9, 4 में से 2 2, 29 आएगा, तो 29/2, 29/2 पूरे का बटे 18, पलट के गुणा ही होगा ना ये, तो 2 गुणे 18 और इसके साथ गुणा है 5। अब करो 145 प्लस कुछ कट रहा नहीं है तो गुणा ही करना पड़ेगा, 5 9 45, 5 दूना 10 और 4 14, 145/36। अब 36 को यहाँ गुणा कर लो, 145 और 36, 6 पंजे 30, कितना आ रहा है गुणा करने पे, 6 पंजे 30, 3 6 चौक 24, 3 27, 2 6 कम 6 और 2 8, 3 5 15, 1 3 चौक 12, 1 13, 3 कम 3 और 1 4, 0 12, 8 3 12 और 1 5, ये 5220, 5220 में हमें जोड़ना होगा 145/36। अब जोड़कर भाग दे दो, ये 5365 आया, इसको 36 से भाग दे दो, तो भाग देने पर कितना आ रहा है 149.02, ये आंसर हो जाएगा। बस माध्यक ऊंचाई लिख देंगे लास्ट में, अतः माध्यक ऊंचाई h बराबर 149। 5 का 5वें सवाल में देखो, का नहीं करना है, सिद्ध कीजिए sin a/1 + cos a, इसमें सर्वसमीका का प्रयोग है, तो ये करना नहीं है, सर्वसमीका का प्रयोग सिलेबस में नहीं है। अब खा में है 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 है, ये कल वाली वीडियो में भी यही सवाल बनाया है ना। 2 घन हैं जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 है, तो एक बार और देख लो, 2 घन जोड़ोगे जब दोनों का आयतन 64 है, तो एक घन की आयतन का सूत्र लगाएंगे और उससे भुजा निकाल लेंगे, तो घन का आयतन बराबर 64 दिया हुआ है, इसका भी 64 है, तो किसी भी एक से क्या करें, भुजा का क्यूब बराबर 64, तो भुजा बराबर 64 का घनमूल, 64 का घनमूल निकालोगे तो क्या आएगा 4 आएगा, 4 चौक 16 चौक 64, तो 4 आ गई ये भुजा। अब तुम्हें भुजा मिल गई है 4 सेंटीमीटर,
तो अब क्या हो रहा है, ये भी 4 सब 4 4 की हैं, है ना, और ये भी है क्योंकि दोनों बराबर हैं, इसका आयतन भी वही, भुजा वही आएगी 4 4 सेंटीमीटर। अब जब दोनों को जोड़ोगे तो दोनों जुड़कर कैसे बनेंगे, क्या बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा, केवल लंबाई बढ़ जाएगी, घनाभ बन जाएगा, है ना तो ऊंचाई बढ़ेगी और ना ही चौड़ाई बढ़ेगी। तो ये जो घनाभ बना है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 इसकी और प्लस 4 इसकी, बराबर 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई 4 ही रहेगी, ऊंचाई भी 4 ही रहेगी, है ना, सामने से जुड़ रहा है तो बस आगे लिखेंगे जुड़कर बने, कहाँ गया ये, क्या है, जुड़कर बने घनाभ का लंबाई, ये सब लिख देंगे। दोनों घनों को जोड़ने से बने घनाभ की लंबाई L बराबर 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर उतनी ही रहेगी, ऊंचाई H बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब भाषा में लिख देंगे। अतः क्या पूछा है, प्राप्त घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है फॉर्मूला कुल पृष्ठ का घनाभ का। तो LB कितना है, LB 8 4 2 गुणे 8 गुणे 4 प्लस 4 4 4 गुणे 4 प्लस HL 4 गुणे 8। अब कर दो सब, 2 गुणे 8 चौक 32, 16 32, 64 6 70 10 80, तो क्या बन गया, 2 गुणे 80। ठीक है, और 80 दूना 160 वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया घनाभ का कुल पृष्ठ। ठीक है, बाकी भाषा वगैरह लिखोगे खुद से। बहुलक ज्ञात करना है, तो ये बहुलक का फॉर्मूला है। यहाँ सभी प्रतीकों का क्या अर्थ है तुम्हें यहाँ लिख देना है। ठीक है, F1 क्या है, F0 क्या है, H क्या है, L क्या है, सब यहाँ लिखना होगा, उसके बाद उसको सूत्र लगाओगे। तो चलो बताओ, L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और बहुलक वर्ग क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो तुम बता दो बहुलक वर्ग कौन सा है, 12 की ये है ना, बहुलक वर्ग 60 से 80, तो L बराबर मिल गया 60, निम्न सीमा L बराबर 60, तो यहाँ लिख देंगे 60 प्लस F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग यही है, इसकी बारंबारता कितनी है, 12 है, तो F1 की जगह लिख दो 12 माइनस F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता 10 है, तो यहाँ पे लिख दो 10 बटे 2 F1, F1 क्या है, F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, हाँ F1 अभी तुमने लिखा 12, तो गुणे 12 माइनस F0 पहले 10, और F2 क्या है, बाद वाली, बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता 6, तो यहाँ पे लिख देंगे -6 इंटू H, वर्ग माप कितने कितने का अंतर है, 20 20 का, तो यहाँ पे 20 लिख दो, बस हल कर लो। 60 12 में से 10 गया, 2 24 24 और ये 16 -16 गुणे 20, 60 प्लस कितना हो गया, 24 में 16 गया 8, तो 2 बटे 8 गुणे 20 कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 2 2, 5 एकम 5, तो 60 प्लस 5 बराबर 65, ये आंसर हो गया। ठीक, चलो देखो 6 के घ में एक त्रिभुज बनाना है ABC। पहले एक त्रिभुज ABC बनाना है जो कक्षा 5 की रचना है अभी फिलहाल। ABC ऐसे रफ लिख लो, यहाँ लिख देना रफ चित्र, इसमें जो जो दिया है वो लिख दो। BC बराबर 6 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और कोण ABC 60 है, कोण ABC ये वाला 60 डिग्री है। इसी को अब तुम्हें फेयर बनाना है, फेयर मतलब पटरी प्रकार की सहायता से। तो BC 6 सेंटीमीटर है, तो पटरी से या स्केल से 6 सेंटीमीटर ही खींचोगे, इस पे लिख दोगे BC, ठीक है, 6 सेंटीमीटर की हो गई।
इस पे तुम्हें 60 डिग्री का एक कोण बनाना है। कहाँ पे? यहाँ पता चल रहा है बी पे, तो बी पे एक 60 डिग्री का कैसे बनाओगे? ये यहाँ गया, यहाँ से यहाँ काटा और इसको बड़ा लाइन खींच दिया, ठीक है, 60 डिग्री बन गया। 60 डिग्री का ऐसे ही बनता है। अपनी मर्जी से कोई भी चाप लेके यहाँ लगा दो, जहाँ काटा है वहाँ रखो, एक चाप और लगाओ और मिला दो, इस कटान बिंदु को मिलाते हुए बड़ी लाइन खींच दो, 60 डिग्री बन गया। अब इस बड़ी लाइन पे 5 सेंटीमीटर का एक चाप लो, यहाँ रखो और काट दो। मान लो 5 सेंटीमीटर कट गया, तो 5 सेंटीमीटर कौन है? बी ए है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? ए। अब ए को स्केल से यहाँ मिला दो तो ये वाला त्रिभुज बन गया। अब इसी त्रिभुज के संगत एक और त्रिभुज बनाना है जिसका स्केल गुणक तुमको दिया हुआ है। स्केल गुणक, चाहे लिखेगा स्केल गुणक, चाहे जैसे ऐसे लिखा हुआ है इसमें, ऐसा त्रिभुज बनाओ जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं की 3/4 गुनी हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे? वो दिया हुआ है 3/4, स्केल गुणक 3/4 दिया है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ बी से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच देंगे। इस पे कितने टुकड़े करेंगे? 4 टुकड़े। तो नियम क्या है? जो बड़ी संख्या है या जो हर में है, किसको करना होता है? जो बड़ी संख्या है, चाहे वो हर में हो चाहे अंश में हो, उतने टुकड़े कर दोगे। तो 1 हो गया, 2, 3 और ये 4, और अपनी मर्जी से एक ले लेना, उतना ही उतना खींचते चले जाना। अगला स्टेप है सी से मिला दो इसको, इसका नाम दे दो। क्या है? ये बी था तो ये B1, B2, B3, B4 मिल गया। अब ये जो संख्या है उस वाले नंबर पे 3 पर यहाँ पर इसके समांतर एक रेखा खींचनी है। समांतर रेखा के लिए यहाँ पर हम एक अपनी मर्जी से किसी भी चाप का किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगा देंगे। अब वही चाप हम लोग कहाँ लगाएंगे? ये जो नंबर है B3 पे लगाएंगे। तो चाप लगाओगे तो ऐसे जाके यहाँ पे लाइन को काटेगा, जहाँ काटेगा वहाँ पे पॉइंट लगा दो। अब फिर से यहाँ आओ और ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, इसको यहाँ प्रकार रखो अपना, और पेंसिल को यहाँ तक ले जाके नाप लो ये कितना है। यही चाप तुम्हें यहाँ से ऐसे काट देना है। उसके बाद इस कटान बिंदु और B3 को स्केल की सहायता से मिलाते हुए चले जाओगे। तो देखो समांतर आ रही, रफ बना रहे हैं तो भी लगभग समांतर बन रहा है। तो ये C के बगल में आई है तो इसका नाम C डैश रख दो, हो गया। अब यहाँ पे फिर से यही काम करो, किसके बराबर? इसके बराबर कोण बनाओ। तो फिर से यहाँ एक चाप लगाओगे, काटा, फिर यही चाप यहाँ लगाओगे, यहाँ काटेगा, है ना। फिर यहाँ रख के इसको नापोगे, फिर यहाँ रखोगे और एक चाप लगा दोगे। इन दोनों कटान बिंदुओं को मिलाते हुए यहाँ ले जाओगे। यहाँ जो काटेगा A के बगल में आया है तो ये A डैश हो जाए। अब ये जो त्रिभुज मिला है यही त्रिभुज तुम्हें बनाना था, अतः त्रिभुज A डैश B C डैश प्राप्त हुआ, अभीष्ट त्रिभुज प्राप्त हुआ। इसी की रचना करनी थी, ठीक। एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर, एक बहुमंजिला भवन बना लो, ये हो गया बहुमंजिला भवन, ये जमीन हो गई, ग्राउंड। इसके शिखर से देखना है, अगर शिखर से देखना है तो क्षैतिज रेखा एक बना लेंगे ऐसे। किसको देखना है? 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को। तो यहीं पे कहीं भवन है ना, ये भवन है 8 मीटर का, इसके शिखर को देखना है। तो देखेंगे यहाँ से तो नीचे आएगी लाइन, ऐसे अवनमन कोण बनेगा। शिखर को देखने पर अवनमन कोण बनता है 30 डिग्री। और भवन के अवनमन कोण शिखर और तल, अब भवन के तल को देखना है, तल को ये है, तल को देखने पर अवनमन कोण बनता है 45 डिग्री। यहीं से फिर इसको जब देखोगे तो ये बनेगा 45 डिग्री, ये पूरा 45 डिग्री, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास एक त्रिभुज ये हो गया बड़ा, और एक त्रिभुज तुम यहाँ बना सकते हो ना, ये त्रिभुज। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 45 है, देखो ये समांतर रेखा है ना दोनों, ये सब ये समांतर रेखा है किसके? इस रेखा के। अगर नाम रख दें हम लोग यहाँ पे A B C D, यहाँ पर रख देते हैं E, तो DC समांतर AB है ही है। तो अगर समांतर रेखा से तिर्यक रेखा तक आ रहे हो तो एकांतर कोण बन रहा है, उसी तरह यहाँ समांतर रेखा से तिर्यक रेखा तक जा रहे हैं तो एकांतर कोण बन रहा है। ये 45 डिग्री किसके बराबर है? यहाँ पे, है ना, यही है। तो ये त्रिभुज में मिल गया। अब
ये वाले त्रिभुज में यहाँ काम कर लो, ये आधार ले लेना और ये लंब ले लेना, है ना, इसमें काम कर लो। दोनों त्रिभुज में काम करते हैं। चलो पहले त्रिभुज ए बी डी में जो जो दिया है वो हम लिख देंगे। अब यहाँ देखो, हाँ, त्रिभुज ए बी डी में इससे पहले जो जो दिया है सब लिखोगे तब करोगे। त्रिभुज ए बी डी में क्या देख रहे हैं हम लोग, लंब बटे आधार। और क्या पूछा है, ये बहुमंजिला भवन के बीच की दूरी और ऊंचाई। तो माना बहुमंजिला भवन की ऊंचाई कितनी है, कैपिटल एच है, और इनके बीच की दूरी एक्स है, ये सब मान लेंगे। उसके बाद लिखेंगे तो लंब बटे आधार ए डी बटे ए बी बराबर लंब बटे आधार, और ये बराबर हो जाएगा tan थीटा, है ना, थीटा। अब ए डी बटे ए बी मतलब h बटे x बराबर tan थीटा मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री। ये बात भी यहाँ लिख लेना, डी सी बराबर ए बी, है ना, डी सी बराबर ए बी। ठीक, तो हो गया। tan 45 1 होता है, तो कैपिटल H बराबर जब यहाँ 1 रखोगे तो x जाके गुणा होगा, तो H बराबर x बना, है ना, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में त्रिभुज ये वाले में चलते हैं, सी डी ई में यहाँ पे लंब बटे आधार सी ई बटे सी डी बराबर tan 30, है ना, tan 30 डिग्री। सी ई कितना है, सी कितना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा h है ना, बी सी एच है और यहाँ 8 है, हाँ ये पूरा h ही तो है ना, इसके बराबर है। ये भी लिख देना, ए डी बराबर बी सी बराबर कैपिटल एच। ठीक है, अब यहाँ से हम दिख रहा है कि c कितना है, h माइनस बी है, तो c की जगह लिख देंगे h माइनस बी मतलब 8 मीटर बटे सी डी मीन्स x बराबर tan 30 1/√3। ठीक, अब यहाँ पे रख दो। अगर तुम्हें x चाहिए तो h चाहिए तो पहले x की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, h रख सकते हैं, है ना, तो h माइनस 8 बटे h। तो लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो h माइनस 8 बटे h बराबर 1/√3, है ना, इधर गुणा होगा इधर गुणा होगा, तो √3 गुणा हुआ h माइनस 8 से, h एकम h आया। अब इधर करो तो √3h माइनस h, और यहाँ गुणा होगा तो पहले कर लेते हैं गुणा, चलो √3 माइनस 8√3 बराबर h। अब h इधर ले आओ, तो √3h माइनस h, इसको उधर ले जाओ 8√3, h कॉमन लिया, √3 माइनस 1 बराबर 8√3, तो यहाँ से h बराबर 8√3 बटे √3 माइनस 1, परिमेयीकरण करेंगे, √3 माइनस 1 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, √3 हाँ +1 से गुणा किया तो ये a² माइनस b² बना, तो बटे में √3 हट जाएगा, 3 माइनस 1 बनेगा, है ना, और ऊपर ये गुणा हो जाएगा, तो 8√3 8 तिहाई 24 प्लस 8√3, है ना, 8√3 बराबर, पहले काट लेते तो सही था, है ना, पहले काट लिए होते, रहने दो, काट लो तब करते हैं, क्योंकि यहाँ 2 आएगा, काट लेंगे तब गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 8√3 प्लस 1 पूरे का बटे 3 माइनस 1, तब यहाँ 2 आएगा, 2 से 8 कट जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट काट दें, यहाँ 2 आएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, 4 2 चौका 8 √3 और ये √3 प्लस 1, अब गुणा कर लो, तो 4 √3 3 आएगा, 4 से गुणा होगा तो 12 हो जाएगा, प्लस 4√3, है ना, 4√3, ये आंसर हो जाएगा, चाहे कॉमन में रखो चाहे ऐसे कर लो। मीटर, है ना, ये ऊंचाई आई मीटर, क्या हो गया, ये बहुमंजिली इमारत की ऊंचाई, कैपिटल H चाहिए ना। अब तुम्हें दूरी निकालनी है दोनों के बीच, x तो बराबर ही आएगी क्योंकि h बराबर x है। समीकरण 1 से
समीकरण 1 से दोनों इमारतों के मध्य दूरी बराबर h है ना, h बराबर x, तो यहाँ मान रख दो h का, x भी मिल जाएगा। ठीक हो गया, चलो।